जन चालू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पाबू जी की। यह पंच पीरों में से एक पीर है और इनके पिता धांधल जी राठौड़ थे, माता कमला दे, पत्नी फूलम दे, उन्हें उन्हें सुपियार दे भी कहते हैं, और घोड़ी इनकी केसर काल में थी और इनकी बहन सोहन बाई थी। इनके भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। चैत्र अमावस्या को कोलुमंड फलोदी जोधपुर में इनका मेला लगता है। तो वहीं पाबूजी की फड़ नायक व आयरी जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पड़ते हैं। तो इनके पावड़े मठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं और पाबूजी का यश थोरी जाति के लोग गाते हैं सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। अब बात करते हैं हड़बू जी की। इनका जन्म भुंडले नागौर में हुआ था। पिता मेहाजी सांकला थे और गुरु बालीनाथ थे। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष में लगता है और इनके पुजारी सांकला जाति के होते हैं। रामदेव जी, इनके पिता अजमाल जी, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे, बड़े भाई विरम देव, बहन सुगना व लाछा गुरु बालीनाथ थे और इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल बीज से एकादशी तक लगता है। तो वहीं इनका एक मंदिर है सुरथाखेड़ा चित्तौड़ में, वहाँ इनका मेला भाद्रपद शुक्ल एकम से तृतीया तक लगता है और इनकी ध्वजा 5 रंगों की होती है जिसे नेजा कहते हैं और पुजारी को रिख्या कहते हैं जो मेघवाल जाति के होते हैं। मांगलिया मेहाजी, इनके पिता गोपाल राव साकला थे। जन्म इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था और इनका मेला भी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मुख्य मंदिर में लगता है और इनका मुख्य मंदिर बापणी जोधपुर में स्थित है। तो वहीं इनका घोड़ा किरण काबरा है और इनके पुजारी के संतान नहीं होती, ये पुत्र गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। बात करते हैं गोगा जी की। इनके पिता जेवर जी थे, माता बांछल थी और पत्नी कैमल दे थी। तो वहीं इनके गुरु गोरखनाथ और पुत्र केसरिया कुंवर जी और जिनकी पूजा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को की जाती है। इनका जन्म ददरेवा गांव चूरू में हुआ था भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 1003 में। तो उसी दिन गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला भरता है। तो इनकी सवारी नीली घोड़ी जिसे गोगा बाप्पा भी कहते हैं। तो इनका प्रथम विवाह सूर्यल से हुआ था। मल्लेनाथ जी, इनके पिता राव तीड़ा जी थे, माता जीणा दे थी और पत्नी रूपा दे, और इन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने गुरु उगम सिंह भाटी को बनाया था और मल्लीनाथ जी ने 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना की थी। तो वहीं इनका मेला पशु मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, जो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। 15 दिन चलता है और राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। बात करते हैं तल्लीनाथ जी की। इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था और इनके पिता विरमदेव थे। भाई राव चूड़ा था। तो वही गुरु जालंधर नाथ थे और इनका पूजा स्थल पांचोटा गांव जालोर में पंचमुखी पहाड़ी पर है। देव नारायण जी, इनके पिता सवाई भोज थे और माता शेडू खट्टाणी थी। शेडू खट्टाणी पत्नी पिपल दे थी जो धार नरेश जयसिंह की पुत्री थी और घोड़ा लीलागर। तो इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को गोठा दड़ावत आसिंद बिलवाड़ा में लगता है। इनकी फड़ जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है। तेजा जी, इनके पिता ताहड़ जी थे, माता राजकुंवर थी और पत्नी पैमल थी। घोड़ी इनकी लीलन, पुजारी को इनका गोडला कहते हैं और स्थान को थान कहते हैं। इनका जन्म खड़नाल गांव नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था और सुरसुरा अजमेर में इनकी मूर्ति को जागीर्ण या जागती जोत कहते हैं। तो वहीं इनका मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर नागौर में लगता है। बात करते हैं देव बाबा की। इनका मुख्य पूजा स्थल नगला जहाज भरतपुर में है और इनका वाहन पाड़ा है, भैंसा मतलब, और इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी व चैत्र शुक्ल पंचमी को लगता है। अब बात करते हैं बिग्गा जी की। इनके पिता राम मोहन थे, माता सुल्तानी थी और ये जाखड़ समाज के कुल देवता है। जाखड़ मने जाट, और इनका मेला 14 अक्टूबर को बिग्गा गांव बीकानेर में लगता है और तहसील श्री डूंगरगढ़ है। तो रूपनाथ जी
इनके पिता बूढ़ो जी थे और बूढ़ो जी पाबू जी के बड़े भाई थे। हरिराम बाबा, इनके पिता राम नारायण जी थे और माता चांदनी देवी थी और इनके गुरु बुरा थे। और इनका मेला चैत्र शुक्ल चतुर्थी और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जोरडा गांव नागौर में लगता है। तो वहीं कल्लाजी राठौड़, इनका जन्म 1544 में सामियाना गांव मेड़ता में हुआ था और इनके पिता आंश सिंह थे, चाचा जयमल था, बुआ मीराबाई थी और गुरु भैरवनाथ। और तो वहीं इनकी कुलदेवी नागणे की माता थी। तो ये तो बात हो गई लोक देवताओं के माता पिता और गुरु के बारे में। अब बात करते हैं देवताओं के मंदिर के बारे में। जितने भी देवता हैं उनके सारे के मंदिर उनके साथ साथ बताते चलेंगे। तो आइए देखते हैं। पाबूजी का मंदिर कोलूमंड, फलोदी जोधपुर और आहड़ उदयपुर में है। और कोलूमंड में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। वहीं हड़बू जी, इनका मंदिर बैंगटी, फलोदी जोधपुर में है, जहां भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मेला लगता है। रामदेव जी, इनका मंदिर सभी जानते हैं, रामदेवरा जैसलमेर में है और भाद्रपद शुक्ल बीज से एकादशी तक मेला लगता है। तो वहीं राजस्थान का छोटा और मिनी रामदेवरा खुरियास अजमेर में है। तो वहीं ऐसे बात करें मिनी रामदेवरा तो वो गुजरात में है और राजस्थान का मिनी रामदेवरा खुरियास अजमेर में है। और अन्य मंदिर इनके सुरताखेड़ा चित्तौड़ में है, जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल एकम से तृतीया तक मेला लगता है। और बाकी के मंदिर देखें तो बराठिया पाली में है, मसूरिया जोधपुर में है। बात करते हैं मांगलिया मेहा जी के मंदिर की। इनका मंदिर बापणी गांव जोधपुर में है, जहाँ पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है, जन्माष्टमी के दिन। गोगा जी, इनका मंदिर गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। और गोगा जी की ओल्डी किलोरियो की डाणी सांचौर जालोर में स्थित है। मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है, जहाँ पर चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है। तल्लीनाथ जी का मंदिर पांचोटा गांव जालोर में पंचमुखी पहाड़ी पर है। तो देवनारायण जी का मंदिर गोठा दड़ावत आसिंद बिलवाड़ा में है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। झुंझार जी का मंदिर श्यालोदड़ा गांव में है, जहाँ राम नवमी को मेला लगता है। तो वहीं तेजा जी का मंदिर पर्वतसर नागौर में है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी उसको तेजा दशमी कहते हैं, उस दिन मेला लगता है। तो अन्य मंदिर की बात करें तो मांडवालिया अजमेर में है, बावता नागौर में है और पनेर अजमेर में है। तो वहीं तेजा जी का तीर्थ स्थल बांसी दुगारी बूंदी में स्थित है। तो तेजा धाम सुरसुरा अजमेर में स्थित है। देव बाबा का मंदिर नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। तो बिग्गा जी का मंदिर बिग्गा गांव श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में स्थित है। रूपनाथ जी का मंदिर सिबुदड़ा नोखा बीकानेर में स्थित है और इनका अन्य मंदिर कोलूमंड जोधपुर में भी है। बात करें वीर फत्ता जी के मंदिर की, तो इनका मंदिर सातू गांव जालोर में है, जहां भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है। हरिराम बाबा का मंदिर जोरडा गांव नागौर में है, जहां चैत्र शुक्ल चतुर्थी और भादवा शुक्ल चतुर्थी को मेला लगता है। तो कल्लाजी राठौड़, इनका मंदिर रनेला सलुम्बर उदयपुर में है। तो इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और काले पत्थर की मूर्ति सामलिया डूंगरपुर में स्थित है। पनराज जी का मंदिर पनराजसर गांव जैसलमेर में है, जहां भाद्रपद शुक्ल दशमी व माघ शुक्ल दशमी को मेला लगता है। तो गौतमेश्वर यानी कि बुरिया बाबा, इनका मंदिर अरनौद सादड़ी प्रतापगढ़ में स्थित है। तो आलमजी राठौड़ का मंदिर मालानी गांव बाड़मेर में स्थित है। ये तो हो गए लोक देवताओं के मंदिर। अब लोक देवताओं के थोड़ा उपनाम देख लेते हैं। उपनाम मीन्स उनको और किन किन नाम से जाना जाता है। तो पाबू जी के उपनाम की बात करें तो इन्हें गोरक्षक देवता कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, साहित्य में कहते हैं ये। इन्हें वचन पालक भी कहते हैं, ऊँटों का देवता कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता और अछूतोद्धारक और शरणागत के रक्षक, ये सारे उपनाम पाबू जी के हैं। हड़बू जी की बात करें तो इनके उपनाम है अच्छे योगी, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, सन्यासी व योद्धा। और हड़बू जी ने ही राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था। गोगा जी,
इन्हें कहते हैं गोरक्षक देवता, सांपों का देवता, और हिंदू इन्हें नागराज कहते हैं, तो मुसलमान इन्हें गोगा पीर कहते हैं। तो महमूद गजनवी ने जहर पीर कहकर बुलाया था इन्हें। मल्लीनाथ जी को सिद्ध पुरुष, शूरवीर और चमत्कार पुरुष कहते हैं। तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता, ओरण मीन्स ये वृक्ष, अपने ओरण का देवता। देवनारायण जी को गुर्जर, विष्णु का अवतार बताते हैं, तो वहीं इन्हें आयुर्वेद ज्ञाता और राज्य क्रांति का जनक भी कहते हैं। तेजा जी, इन्हें धोलिया पीर कहते हैं, सांपों का देवता, काला और बाला का देवता और कृषि कार्यों का उपकारक देवता कहते हैं। तो वहीं बात करें देव बाबा को ग्वालों का देवता और पशुपालकों का पालनहार कहते हैं। इल्लो जी को छेड़छाड़ के लोक देवता कहते हैं। तो वहीं कल्ला जी राठौड़ को चार हाथों वाले देवता, शेषनाग का अवतार, केहर, कल्याण, कमधज, बाल ब्रह्मचारी और योगी कहते हैं। तो आज का अपना वीडियो बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो साथियों, राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन का कितना योगदान है, तो वो योगदान है 16%। आगे बात करते हैं पर्यटन निदेशालय की स्थापना, यह 1955 में हुई थी। पर्यटन विभाग की स्थापना, यह 1956 में हुई थी। तो वहीं राजस्थान पर्यटन विकास निगम जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 में हुई थी। तो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिशों पर दिया गया। कब दिया गया? 1989 में। तो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील पेइंग गेस्ट योजना, इसका प्रारंभ 27 सितंबर 1991 के किया गया। वो अपने घर में किसी भी गेस्ट को अपन रहने के लिए सुविधा, वो होता है पेइंग गेस्ट योजना। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स इसका प्रारंभ 11 जनवरी 2009 को हुआ था और यह पहली वातानुकूल वाईफाई ट्रेन थी। रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस का प्रारंभ वर्ष 1994 में हुआ था। विलेज ऑन व्हील्स का प्रारंभ वर्ष 2004 में हुआ था। तो वहीं हेरिटेज ऑन व्हील्स का प्रारंभ वर्ष 2006 में हुआ था। तो देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2014 से प्रसाद अभियान की शुरुआत की गई और यह देश के 12 जिलों में की गई, जिसमें से अपने राजस्थान का एक जिला अजमेर भी शामिल है। और ये पूरी प्रसाद की फुल फॉर्म में आप देख लेना क्या है, कैसे है, वो थोड़ा समझ जाओ। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन इकाई नीति का प्रारंभ कब किया गया था? 2015 से किया गया। तो राजस्थान पर्यटन का स्लोगन है पधारो म्हारे देश। तो ये स्लोगन कब से बनाया गया? 29 जनवरी 2019 से बनाया गया। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब से लागू हुई? 9 सितंबर 2020 की जारी अधिसूचना से यह नीति लागू हुई। राजस्थान में नई इको टूरिज्म पॉलिसी जुलाई 2021 से 2030 तक रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में राजस्थान पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसका आयोजन 8 मार्च 2019 को बर्लिन, जर्मनी में संपन्न हुआ था। तो राजस्थान के वरिष्ठ नागरिक हवाई मार्ग से निःशुल्क तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। यह नियम कब से बना? 19 जून 2019 को। माही महोत्सव, यह डूंगरपुर में इसका आयोजन होता है, प्रतिवर्ष होता है और इसका प्रथम बार आयोजन फरवरी 2008 में किया गया। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी और इस पूरी क्लास का फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा अपने टेलीग्राम पर। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले आइए चालू करते हैं। तो राजस्थान की अपने स्वयं की जनसंख्या नीति कब अपनाई गई थी? जनवरी 2000 में अपनाई गई थी। तो वहीं विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक किस्म की जनगणना 1790 अमेरिका में हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी और उस समय लॉर्ड मेयो का काल बोलते हैं उसको। और दूसरी जनगणना 1881 में हुई थी, वो लॉर्ड रिपन का काल कहलाता है।
वहीं स्वतंत्र भारत की प्रथम और क्रमशः नवीं जनगणना थी, वो 1951 में हुई थी। भारत की प्रथम जातिगत जनगणना 1931 को हुई थी। वहीं स्वतंत्र भारत की प्रथम जातिगत जनगणना 2011 को हुई थी। और राजस्थान के भी ऑब्वियस सी बात है, 2011 में ही हुई होगी जातिगत जनगणना। वो हुई थी 1 नवंबर 2011 को। तो राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक रहा था 1971 से 81। और वृद्धि दर क्या रही थी? 32.97%। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात करते हैं जनगणना 2011 की। वो 31 मार्च 2011 को मध्य रात्रि को पूरी हुई थी। और 1872 से बात करें तो 15वीं थी। और आज़ादी की बात करें तो 7वीं जनगणना थी। और अंतिम आंकड़े इसके 25 मई 2013 को जारी किए गए थे। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कुल प्रतिशत जनसंख्या में था 31.3%। वहीं अनुसूचित जाति का 17.8% था और अनुसूचित जनजाति का 13.5% था। बात करते हैं 2001 से 2011 के मध्य अनुसूचित जनजाति दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम रही थी नागौर जिले में। और कितनी रही थी वृद्धि दर? वो रही थी 60.4%। तो अनुसूचित जनजाति प्रतिशत की बात करते हैं, वो ज़्यादा से कम की ओर जाएंगे अपन। तो सबसे ज़्यादा है बांसवाड़ा में 76.4%, डूंगरपुर में 70.8%, प्रतापगढ़ में 63%, उदयपुर में 49.7% और सिरोही में 28.2%। वहीं सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट वाला जिला जयपुर है। और वहाँ की जनसंख्या है 10,03,302। ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। बात करते हैं कुल कार्य सहभागिता दर की, यानी कि कार्यशील जनसंख्या कितनी है राजस्थान की? वो 43.6% है। वहीं इसमें पुरुष कार्य सहभागिता दर 51.5% है। मतलब 100% पुरुषों में से 51.5% पुरुष कार्यशील है। और स्त्री कार्य सहभागिता दर 35.1% है। बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर की। तो जनसंख्या वृद्धि दर अपन 2001 और 2011 में तुलनात्मक रूप से देखते चलेंगे। 2001 में थी 28.4% और 2011 में थी 21.3%। और वहीं लिंगानुपात की बात करें तो 2001 में लिंगानुपात था 921 प्रति पुरुष। वहीं 2011 में 928 प्रति पुरुष। जनघनत्व देखें तो 2001 में 165 था और 2011 में 200 था प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं बाल लिंगानुपात की बात करें 2001 में 909 था और 2011 में 888 था। थोड़ा सा कम हुआ है, बढ़ना चाहिए था। अब साक्षरता की बात करें तो 2001 में कुल साक्षरता थी 60.4%। तो वहीं 2011 में 66.1%। और पुरुष साक्षरता दर 2001 की 75.7% थी। और वहीं महिला साक्षरता दर 43.9% थी। तो वहीं 2011 की पुरुष साक्षरता दर की बात करें 79.2%। और महिला साक्षरता की बात करें तो 52.1%। वैसे तो 2011 की पूछी जाएगी, पर अपन तुलनात्मक रूप में 2001 की भी देखते चलते हैं, कहीं पूछ भी ले तो अपन कहीं डेपिट नहीं खाए। अब वहीं जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 5.66% है। और देश में स्थान राजस्थान का 8वां है। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर में है। वहीं न्यूनतम सबसे कम जैसलमेर में, उससे कम प्रतापगढ़ में, फिर सिरोही, बूंदी और राजसमंद। ये पांच पांच अपन शुरू और लास्ट वाले देखते चलते हैं, ताकि कोई भी बीच से पूछ ले तो भी दिक्कत ना आवे। तो वहीं ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 75.1% है।
ये अपने राजस्थान की 100% में से 75% जनसंख्या ग्रामीण है और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला डूंगरपुर है 93.6%। और अब सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जयपुर में रहती है, अलवर में रहती है और नागौर में रहती है। और न्यूनतम जैसलमेर जैसलमेर में रहती है, प्रतापगढ़ में रहती है और कोटा में। अब बात करते हैं शहरी जनसंख्या की। तो ये कुल जनसंख्या का 24.9% है। वो ग्रामीण 75.1% थी, तो उसमें से 100 में से वो माइनस कर दो, 24.9% शहरी है। तो सर्वाधिक जनसंख्या है जयपुर, जोधपुर और कोटा में शहरी, और न्यूनतम है प्रतापगढ़, डूंगरपुर और जैसलमेर में। वहीं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत में बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत है कोटा में 60.30%, और उसके बाद है जयपुर में 52.40% और अजमेर में 40.8%। और शहरी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत देखें तो वो है डूंगरपुर में 6.39%। एक तो के जनसंख्या अलग होती है और जनसंख्या प्रतिशत अलग होता है। तो प्रतिशत और जनसंख्या दोनों में अलग अलग जिले आएंगे। वहीं दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो वो रही 21.3%, और इसमें राजस्थान का देश में स्थान रहा 10वां। तो दशकीय जनसंख्या सर्वाधिक रही बाड़मेर में 32.5%, जैसलमेर में 31.8% और जोधपुर में 27.7%। वहीं न्यूनतम रही गंगानगर में 10%, झुंझुनू में 11.7% और पाली में 11.9%। वहीं राजस्थान में ग्रामीण दशकीय जनसंख्या वृद्धि 19% रही थी। सर्वाधिक जैसलमेर में ही रही थी, वो भी 34.5%, बाड़मेर 33.1% और बांसवाड़ा में 27.2%। वहीं न्यूनतम रही कोटा में 6.1%, श्रीगंगानगर में 7.3% और झुंझुनू में 8.5%। राजस्थान में शहरी जनसंख्या वृद्धि दर रही थी सर्वाधिक अलवर में 50.5%, दौसा में 48.6% और बारह में 47.8%। और न्यूनतम रही डूंगरपुर में 9.8%, प्रतापगढ़ में 14.8% और हनुमानगढ़ में 15.5%। अब ये ना जनसंख्या पूरी आंकड़ों में ही चलती है। अब इसको देख के दिमाग तो घूमेगा ही, पर क्या करें, सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब बात करते हैं राजस्थान में जनघनत्व की। तो सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर में है, बड़ा सिटी है, कितना है 595। भरतपुर में है 503, दौसा में है 476। वहीं न्यूनतम जैसलमेर में है 17, सबसे कम। और इस ये शायद अरुणाचल प्रदेश में भी 17 ही है। उस तो जैसलमेर को राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश कुछ कहते हैं, सही पूरा कंफर्म नहीं है, पर कहते हैं कुछ ना कुछ तो। वहीं बीकानेर में 78% है और बाड़मेर में 92%। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर में 994, और राजसमंद में 990 और पाली में 987। वहीं न्यूनतम की बात करें लिंगानुपात में तो धौलपुर में 846, जैसलमेर में 852 और करौली में 861। तो अब ग्रामीण लिंगानुपात जो राजस्थान में है 933, सर्वाधिक है पाली में 1003, राजसमंद में 998, डूंगरपुर में 996। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें ग्रामीण में तो न्यूनतम है धौलपुर में 841, करौली में 856 और जैसलमेर में 859। तो वहीं शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक है टोंक में 985 है, बांसवाड़ा में 964 है और प्रतापगढ़ में 963 है। वहीं न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर में 807 है, धौलपुर में 864 है और अलवर में 872 है। शिशु लिंगानु शिशु लिंगानुपात राजस्थान का 888 है। वहीं शहरी शिशु लिंगानुपात 874 है और ग्रामीण शिशु लिंगन सॉरी, ये बोलने में मिस्टेक आ रहा है, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात
बांसवाड़ा में 934 है, प्रतापगढ़ में 933 है और उदयपुर में 924 है। वहीं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात झुंझुनू में 837 है, सीकर में 848 है, करौली में 852 है। साक्षरता की बात करें, साक्षरता में कुल साक्षरता राजस्थान की है 66.1%। देश में स्थान है इसका 33वां। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो कोटा में है 76.6%, जयपुर में है 75.5%, झुंझुनू में है 74.1%। वहीं न्यूनतम साक्षरता की बात करें, जालौर में 54.9%, सिरोही में 55.3% और प्रतापगढ़ में 56%। वहीं पुरुष साक्षरता है 79.2% और पुरुष साक्षरता में राजस्थान का देश में स्थान है 27वां। तो वहीं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू में है 86.9%, कोटा में है 86.3% और जयपुर में है 86.1%। वहीं न्यूनतम पुरुष साक्षरता बांसवाड़ा में है 65.5%, प्रतापगढ़ में है 59.5% और सिरोही में है 70%। अब बात करते हैं महिला साक्षरता की। तो यह महिला साक्षरता कुल है 52.1% और देश में महिला साक्षरता में स्थान है राजस्थान का 35वां। तो वहीं सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की है 65.9%, जयपुर की है 64% और झुंझुनू की है 61%। वहीं न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में है 38.5%, सिरोही में है 39.7% और जैसलमेर में है 39.7%। सिरोही और जैसलमेर में बराबर ही है। अब थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं, वो तुलना देख लेना, वही ऊपर वाले ही है। शहरी और ग्रामीण साक्षरता का 79.7 और ग्रामीण में कुल 61.4। वहीं शहरी पुरुष में 87.9, वहीं ग्रामीण पुरुष में 76.2% और महिला 70.7% और ग्रामीण में महिला है 45.8%। यह साक्षरता वाली तुलना ही है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि आंकड़े भी इतने हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं राज्य में धार्मिक आधार पर जनसंख्या के बारे में। तो कुल प्रतिशत में से हिंदू जनसंख्या है 88.49%। तो वहीं मुस्लिम जनसंख्या है 9.06%। तो सिख जनसंख्या 1.27%। वहीं जैन जनसंख्या 0.91%, ईसाई जनसंख्या 0.14%, बौद्ध 0.018% और अन्य धर्म मतलब जो कोई धर्म नहीं, अन्य धर्म अलग अलग कोई भी, वो है 0.006% और जो कोई धर्म नहीं मानता वो है 0.099%। अब थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं और फैक्ट की, जो आपके नाम एग्जाम में पूछ सकते हैं। बात करते हैं जनगणना हेतु संसद ने जनगणना अधिनियम 1948 में पारित किया था। हमारे देश की आबादी 1 लाख अरब को कब पार हुई थी? 11 मई 2000 को पार हुई थी और 1 अरबवें बच्चे का नाम आस्था रखा गया। वहीं भारत दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है और दुनिया की आबादी का 17.7% रखता है। तो वहीं राजस्थान भारत की जनसंख्या का 5.66% अपने पास रखता है और विश्व की जनसंख्या का राजस्थान 1% अपने पास रखता है। और जनगणना 2011 का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और राजस्थान की कुल पुरुष आबादी 51.86% है और महिला आबादी 48.14% है। तो राजस्थान में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.95% है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक 1971 से 81 रहा था। वृद्धि दर रही थी 32.97% और सबसे कम आज तक का जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक रहा था 1911 से 1921। वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में चली गई 6.29%। उस समय वो प्लेग बीमारी आ गई थी तो जनसंख्या बहुत तेजी से कम हुई थी।
अब बात करते हैं 1901 से 2011 तक राज्य की जनसंख्या में वृद्धि 566% हुई थी, 566%। और 2001 से 2011 के दशक में वृद्धि सर्वाधिक जयपुर में हुई थी, 13.74 लाख। और कमी बूंदी में हुई थी, 1.84 लाख। जयपुर में वृद्धि हुई थी और बूंदी में कमी हुई थी। आज की जानकारी अपन यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा तो क्या, दिमाग घूम गया होगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो आंकड़ों में चलता है। और जो इसकी फ्री पीडीएफ मिलेगी ना, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, सारे आंकड़े याद कर लेना, एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाले। शुरू करते हैं। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना 21 जनवरी 1985 को हुई। राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1995 में हुई। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 1 जुलाई 1957 को हुई और इसी विद्युत मंडल को 5 कंपनियों में भंग कर विभक्त कर दिया। 5 कंपनियां जैसे अजमेर विद्युत मंडल, इस प्रकार से 5 कंपनियों में। तो यह कब किया था साथियों? 19 जुलाई 2000 को। राजस्थान सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े व राजस्थान के प्रथम सोलर पार्क की नींव रखी। ये रखी अपने बड़ला बाप फलोदी जोधपुर में। बड़ला बाप फलोदी जोधपुर में, ये स्थान का नाम है। वैसे 21 अगस्त 2013 को रखी। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? 2011 में घोषित की गई। दूसरी सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? 8 अक्टूबर 2014 को घोषित की गई। तीसरी और नवीन सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? तो ये 19 दिसंबर 2019 को घोषित की गई। राजस्थान सरकार की पवन बिजली निर्माण को बढ़ावा देने की नीति, मतलब पवन ऊर्जा नीति, ये कब घोषित की गई? 18 जुलाई 2012 को। आगे बात करते हैं साथियों, सोलर सिटी कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया? तो ये फरवरी 2008 में लॉन्च किया गया। और सोलर सिटी के रूप में कौन कौन से शहर चयनित है? तो इसमें चयनित शहर है साथियों जयपुर, जोधपुर और अजमेर। ग्रामीण विद्युत कनेक्शन से संबंधित कुटीर विद्युत योजना का प्रारंभ 1988 से हुआ। राजस्थान जैव ईंधन नीति 2019 कब लागू की गई? तो ये साथियों 9 अगस्त 2019 को लागू की गई। दिसंबर 2021 तक राज्य की कुल अधिष्ठापित विद्युत क्षमता कितनी थी? तो ये थी साथियों 23,321.40 मेगावाट। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? 9 अगस्त 2002 को की गई। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन की ओर से कुसुम योजना के तहत देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र बालोजी गांव कोटपुतली जयपुर में लगाया गया। और ये कब लगाया गया था? 1 अप्रैल 2021 को लगाया गया। राजस्थान में कच्चा तेल का उत्पादन वर्ष 2009 से प्रारंभ हुआ। राजस्थान में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ पेट्रोलियम की स्थापना 1997 में जयपुर में की गई। ठीक है। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, 16 जनवरी 2018 को किया। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर संयंत्र, और इसी को सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह भी कहते हैं। यह ठुकराना गांव सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। और इसमें 1 फरवरी 1999 से वाणिज्यिक इकाई में संचालन प्रारंभ हो गया। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा फील्ड बालेश्वर गांव जोधपुर में स्थापित किया गया। 1984-85 में स्थापित किया गया। ठीक है ना। राजस्थान अणुशक्ति संयंत्र रावतबाटा चित्तौड़ में स्थित है और यह कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। 16 दिसंबर 1973 में स्थापित किया गया। पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 कब घोषित की गई थी? तो ये 19 दिसंबर 2019 को घोषित की गई। गिरल या फिर बोल सकते हैं लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? थुम्बले गांव में है, शिव तहसील बाड़मेर में। और किसके सहयोग से स्थापित है? जर्मनी की KLF कंपनी के सहयोग से। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, वो KLF कंपनी है। तो ये कब स्थापित हुआ?
जनवरी 2007 में स्थापित हुआ। कोटा सुपर थर्मल पावर संयंत्र 1978 में इसकी स्थापना हुई और 1983 में प्रथम चरण में प्रारंभ हुआ। छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये बारां में स्थित है और तरल ईंधन पर आधारित संयंत्र है। बारां में कहाँ पे है? मोतीपुरा चौकी गांव में। तो इसमें प्रथम चरण का शिलान्यास कब किया गया? 8 दिसंबर 2005 को। दोनों इकाइयों का लोकार्पण 30 जून 2019 को किया गया था। आगे अपन बात करते हैं साथियों राजस्थान के पवन ऊर्जा संयंत्र की। ये क्रमशः कब कब स्थापित किए गए, ये सीरीज वाइज अपन पढ़ते चलेंगे। तो फर्स्ट है अमर सागर जैसलमेर में 5 अप्रैल 2000 को स्थापित किया गया। सेकंड देवगढ़ प्रतापगढ़ में 22 अगस्त 2000 को स्थापित किया गया। थर्ड है बिठड़ी जोधपुर में 15 अप्रैल 2001 को स्थापित किया गया। फोर्थ है सोडाबाठन जैसलमेर में 28 जून 2004 को स्थापित किया गया। फिफ्थ है आकल गांव जैसलमेर में 29 मार्च 2006 को स्थापित किया गया। और 6 नंबर का पवन ऊर्जा संयंत्र पोहरा जैसलमेर में है जो 28 मार्च 2010 को स्थापित किया गया। और सबसे अंत में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अब अपन बात करते हैं ये टॉपिक अपने लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। तो साथियों अपने में से अधिकतर साथी कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन के पास जाकर रुक जाते हैं। सिलेक्शन के पास जाकर रुकना मतलब 1 नंबर 2 नंबर, कोई साथी 5 नंबर 7 नंबर ऐसे। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर इसमें से एक प्रश्न भी आ जाए और वो भी अगर आपके सही हो जाए तो आप कितने ही स्टूडेंट से आगे निकल सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ अपने को मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पर और उस पीडीएफ का आप रिवीजन करके अच्छे से इन तिथियों को याद कर सकते हैं। तिथियों के राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो ये वर्ष है दोस्तों 1999-2000। राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब अपनाई गई थी? तो यह 24 जून 1978 को अपनाई गई। राजस्थान सरकार की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 20 नवंबर 2015 को अपनाई गई और इस पॉलिसी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम हेतु पॉलिसी पैकेज 2008 का स्थान लिया था। आत्मनिर्भर भारत पैकेज यह 13 मई 2020 को लागू किया गया था। और राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उपकेंद्र है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन विकास यानी कि रिक्को, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि राजसिको, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 1949 में हुई थी। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम का गठन RIMDC के रूप में 28 मार्च 1969 को किया गया था। सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन 2007-8 में किया गया। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित 12 अक्टूबर 2020 को किया गया था। अब हम बात करते हैं राज्य में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के 5 चरणों के बारे में। पहला चरण है खुशखेड़ा भिवाड़ी निमराना इन्वेस्टमेंट रीजन। दूसरा चरण है जोधपुर पाली मारवाड़ रीजन। तीसरा चरण है अजमेर किशनगढ़ रीजन। चौथा चरण है राजसमंद भीलवाड़ा रीजन। पांचवा चरण है जयपुर दौसा रीजन। अब बात करते हैं हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई, अजमेर में की गई। और कब की गई? 1967 में की गई। हिंदुस्तान सांबर सोल्ट्स लिमिटेड, इसकी स्थापना जयपुर में की गई और 1964 में की गई। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड, ये जयपुर में है और 1965 में इसकी स्थापना की गई। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी स्थापना खेतड़ी झुंझुनू में की गई और कौन सी कंपनी की सहायता से की गई? वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग की।
कब की गई? 10 जनवरी 1900 नवंबर 1967 में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यह देबारी उदयपुर व चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है और इसकी स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई और 10 जनवरी 1966 को की गई। आगे बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, यह कोटा में है और इसका प्रधान कार्यालय जयपुर में है। इसकी स्थापना 1965 में की गई। सिमको वैगन फैक्ट्री, यह भरतपुर में है और इसकी स्थापना 1957 में की गई। अब आगे बात करते हैं कोरियन इन्वेस्टमेंट जोन है तो MOU 11 मार्च 2013 को हुआ था और रिक्को और कोरिया इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के मध्य हुआ था। आगे बात करते हैं राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना भीलवाड़ा में है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। भारत में प्रथम सूती मिल दूसरी कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना 1818 में की गई थी। राजस्थान में प्रथम सूती मिल जिसका नाम था द कृष्णा मिल ब्यावर अजमेर में है और सेठ दामोदर दास राठी द्वारा इसकी स्थापना की गई और सेठ दामोदर दास राठी को ही सशस्त्र क्रांति का भामाशाह भी कहते हैं। तो यह कब की गई? 1890 में की गई। ये 1890 है, इसका करेक्शन आपके PDF में करके दे दिया जाएगा। एडवर्ड्स मिल्स लिमिटेड, यह ब्यावर अजमेर में स्थित है। यह 1906 में इसकी स्थापना की गई। शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड, यह श्री गंगानगर में स्थित है और 1946 में इसकी स्थापना की गई। महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड, यह पाली में स्थित है और इसकी स्थापना 1942 में की गई। उदयपुर कॉटन मिल, इसकी स्थापना 1961 में की गई तो वर्तमान में यह बंद है और यह 2006 में बंद हो गई थी। कोटा टेक्सटाइल, यह 1956 में इसकी स्थापना की गई और कोटा टेक्सटाइल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम मिल है, टेक्सटाइल मिल है। आगे बात करते हैं राजस्थान टेक्सटाइल मिल, इसकी स्थापना भवानी मंडी झालावाड़ में की गई, 1968 में की गई। मेवाड़ टेक्सटाइल, यह भीलवाड़ा में स्थित है और 1938 में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, इसकी स्थापना 1960 में भीलवाड़ा में की गई। अब बात करते हैं सहकारी क्षेत्र की मिलों के बारे में। यह अभी 3 है। तो पहली है राजस्थान सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थित है और 1965 में इसकी स्थापना की गई। दूसरी है गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, यह हनुमानगढ़ में स्थित है और 1978 में इसकी स्थापना की गई। और तीसरी है गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, यह भीलवाड़ा में है और 1981 में इसकी स्थापना की गई। आगे बात करते हैं द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, यह भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है और यह राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है और निजी क्षेत्र में है जिसकी स्थापना 1932 में की गई थी। आगे बात करते हैं द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, यह श्री गंगानगर में स्थित है और 1945 में इसकी स्थापना की गई। यह राजस्थान की दूसरी चीनी मिल है जिसका पहला नाम बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड था। उसके बाद में इसका नाम द गंगानगर शुगर मिल्स किया गया। 1956 में राज्य द्वारा अधिग्रहण कर दिया और इसको सार्वजनिक रूप में कर दिया। यहाँ 30 किलोलीटर पर डे नवीन डिस्टिलरी का शुरुआत 24 नवंबर 2016 से हुआ। चुकंदर से चीनी बनाना 1968 से प्रारंभ किया गया था। रॉयल हेरिटेज लिक्कर यानी कि शराब का उत्पादन यहाँ पर पुनः 2015 से चालू किया गया। श्री केशोराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड, यह बूंदी में स्थित है और इसकी स्थापना 1965 में की गई। यह तीसरी शुगर मिल थी, सहकारी क्षेत्र में थी। अभी वर्तमान में यह बंद है। आगे बात करते हैं उदयपुर शुगर मिल्स की। यह 1976 में निजी क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई। यह 1976 है और इसका भी करेक्शन PDF में कर दिया है और आपको करेक्शन देके ही PDF देंगे। वो थोड़ी सी बनाते टाइम गलती हो गई थी तो इसका करेक्शन कर दिया है PDF में। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, यह कहरानी भिवाड़ी अलवर में स्थित है और 2008 में इसकी स्थापना की गई। सिरेमिक एवं कांच उद्योग के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना सथाना मसूदा अजमेर में की गई और कब की गई? 2015 में की गई।
आगे बात करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एक्ट यानी MSME एक्ट 2006 को केंद्रीय कैबिनेट ने कब मंजूरी दी थी? तो यह 5 फरवरी 2018 को दी थी। और इस मंजूरी के बाद इसमें यह किया कि प्लांट मशीनरी में निवेश की जगह टर्नओवर के आधार पर MSME का क्लासिफिकेशन किया गया। यानी कि अब निवेश के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन नहीं होगा, यह साल का कितना प्रोडक्टिविटी देती है उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। सांबर सोल्ट लिमिटेड, ये जयपुर में स्थित है और 1964 में इसकी स्थापना की गई और यहाँ पर देश का 8.7% नमक उत्पादन होता है। तो वहीं राजस्थान में देश का नमक उत्पादन कितना होता है? 12.10%। अब बात करते हैं थोड़ी सीमेंट उद्योग के बारे में। तो शुरुआत करते हैं विश्व में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री के बारे में। यह पोर्टलैंड शहर में डाली गई थी और 1824 में डाली गई। तो वहीं पर भारत की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री मद्रास में डाली गई और 1904 में डाली गई और यहाँ पर समुद्री छिपियों से सीमेंट का निर्माण होता था। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में सबसे पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना था JK वाइट सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में। इसकी स्थापना 1984 में की गई। यह प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना था। आगे बात करते हैं JK लक्ष्मी सीमेंट का कारखाना। यह पिंडवाड़ा सिरोही में स्थित है और 1982 में इसकी स्थापना की गई। JK सीमेंट का कारखाना 1970 में इसकी स्थापना डब्बोक में की गई। और एक और है JK सीमेंट का कारखाना, उसकी स्थापना 1974 में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में की गई। अब आगे है JK वाइट सीमेंट का कारखाना। यह मांगरोल चित्तौड़गढ़ में है। ये JK वाले थोड़े से कन्फ्यूजन वाले हैं, इनका अच्छे से ध्यान रखना। वैसे भी एक साथ कोई दो ऑप्शन नहीं डालेंगे जो इसमें दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन ही आएगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं बिरला वाइट सीमेंट उद्योग। यह खैरिया खंगार क्षेत्र भोपालगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है और यह राजस्थान का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। बिरला जूट का कारखाना, यह चित्तौड़गढ़ में है। 1995 में इसकी स्थापना की गई। DLF बिनानी सीमेंट का कारखाना दयालपुरा व पाटन केरपुरा गांव पाली में स्थित है और इसकी स्थापना 1996 में की गई। बिनानी सीमेंट लिमिटेड, यह पिंडवाड़ा सिरोही में स्थित है और 1997 में इसकी स्थापना की गई। आगे बात करते हैं चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स। 1987 में इसकी स्थापना की गई और यहाँ की चेतक छाप सीमेंट है। श्री सीमेंट उद्योग आदित्य सीमेंट लिमिटेड, इसकी स्थापना चित्तौड़गढ़ में 1995 में की गई। आगे बात करते हैं श्री सीमेंट उद्योग। यह ब्यावर अजमेर में स्थित है और 1985 में इसकी स्थापना की गई। और इसके बारे में बात करते हैं, यह भारत का सबसे बड़ा ड्राई प्रोसेस का कारखाना है, यानी उत्पादन करने वाला कारखाना। और इसको 2005 और 2008 में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला। और गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है। आगे बात करते हैं एसोसिएट सीमेंट लिमिट कंपनी यानी कि ACC। यह लाखेरी गांव बूंदी में स्थित है और 1915 में इसकी स्थापना की गई। और साथ ही बता देता हूँ, यह राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना है और क्लिक निक्सन कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया। मंगलम सीमेंट का कारखाना, यह मोडक गांव कोटा में स्थित है और बिड़ला ग्रुप के द्वारा 1982 में इसकी स्थापना की गई। श्री राम सीमेंट का कारखाना, यह रामनगर कोटा में स्थित है और 1985 में इसकी स्थापना की गई और राजस्थान का सबसे कम उत्पादक क्षमता वाला कारखाना है। ग्रासिम सीमेंट लिमिटेड, यह कोटपुतली जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 2010 में की गई और राजस्थान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कारखाना है और यही फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में उद्योग के बारे में आज इतना ही डिस्कस करते हैं। अगर और कुछ तथ्य रह गए हैं उसके लिए अपन एक और वीडियो बना देंगे। तो आइए बात करते हैं इसकी फ्री PDF के बारे में। इस वीडियो की एज इट इज फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वो टेलीग्राम चैनल अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आबू के युद्ध की।
यह युद्ध 1178 में लड़ा गया था। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद घोरी को पराजित किया था। आगे बात करते हैं तुमुल का युद्ध। यह युद्ध 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी चंदेल के सेनापति आल्ला बाउदल को पराजित किया था। आगे बात करते हैं दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया, करनाल हरियाणा में लड़ा गया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने तुर्कों की सेना को पराजित किया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़े गए इस युद्ध में मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया, मतलब इसमें पृथ्वीराज चौहान की ही हार हुई थी। चित्तौड़ का युद्ध। यह युद्ध 1303 ईस्वी में लड़ा गया। रतन सिंह के सेनापति थे घोरा और बादल। वो दोनों इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे और इसी दिन चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था और क्रमशः यह राजस्थान का दूसरा शाखा था। सिवाना का युद्ध 1308 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में कमालुद्दीन गुर्ग ने वीर शातलदेव को पराजित किया और अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम खैराबाद कर दिया था। जालोर का युद्ध 1311 ईस्वी में लड़े गए इस युद्ध में कमालुद्दीन गुर्ग ने कन्नड़ देव को पराजित किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया। कन्नड़ देव इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। सिंगोली का युद्ध 1326 ईस्वी में चित्तौड़ में राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को हराया। दाणीपुर का युद्ध 1473 ईस्वी में कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल ने उद्दा को पराजित किया था। आगे बात करते हैं दोस्तों खातौली का युद्ध। 1518 ईस्वी में खातौली में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। खातौली दोस्तों कोटा में स्थित है। बाड़ी का युद्ध 1519 ईस्वी में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की मियाँ हुसैन फार्मूली व मियाँ माखन के नेतृत्व वाली सेना को पराजित किया था। घाघरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में राणा सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया था। डोशी का युद्ध 1526 ईस्वी में वहाँ के शासक शेख अब्बी मीरा ने बीकानेर के राव लूणकरण को हराया था। इस युद्ध में राव लूणकरण वीर गति को प्राप्त हुए थे। वहाँ का शासक मतलब नारनौल हरियाणा का शासक। बयाना का युद्ध फरवरी 1527 में भरतपुर में सांगा ने बाबर को हराया था। आगे बात करते हैं दोस्तों खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में भरतपुर में बाबर ने सांगा को पराजित किया था। सेवकी गांव का युद्ध 1519 में सेवकी जोधपुर में राव गंगा ने राव जैतसी की सहायता से चाचा शेखा व नागौर के दौलत खां को पराजित किया था। चित्तौड़ का युद्ध 1543 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया। इस युद्ध में कर्मावती ने जौहर किया। यह चित्तौड़ का दूसरा शाखा था। मावली का युद्ध 1540 ईस्वी में उदय सिंह ने मारवाड़ के राव मालदेव की सहायता से बनवीर को पराजित किया था। फाहेबा का युद्ध 1541 ईस्वी में जोधपुर के राव मालदेव ने कुप्पा के नेतृत्व वाली सेना ने बीकानेर के राव जैतसी को हराया और इस युद्ध में राव जैतसी वीरगति को प्राप्त हुए थे। गिरी सुमेल का युद्ध और इसी युद्ध को पाली का युद्ध कहते हैं और इसी युद्ध को जैतरण का युद्ध भी कहते हैं। जनवरी 1544 में मालदेव के सेनापति जैता व कुप्पा शेरशाह से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। हरमाड़ा का युद्ध 24 जून 1557 को हाजी खां पठान ने मालदेव की सैनिक सहायता से उदय सिंह को पराजित किया। हरमाड़ा अजमेर में स्थित है। चित्तौड़ का युद्ध 13 अक्टूबर 1567 को अकबर व राणा उदय सिंह की ओर से जयमल व फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए। इसी दिन चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। अब इस युद्ध के बारे में क्या बताना दोस्तों। इस युद्ध के बारे में राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। यह प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। जीत तो निश्चित रूप से राणा प्रताप की ही हुई थी। कुंभलगढ़ का युद्ध अप्रैल 1578 में शाहबाज खां ने महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध कर रहे मानसिंह सोनगरा को हरा कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। दत्तानी का युद्ध 1583 में सिरोही शासक सुल्तान देवड़ा ने प्रताप के भाई जगमाल को मारकर युद्ध जीता था। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में
राणा प्रताप व अमर सिंह ने सुल्तान खां को मार दिवेर चौकी आजाद की। मतिरेरी राड़ 1644 में जाखमणिया गांव को लेकर बीकानेर के करण सिंह व जोधपुर के गज सिंह के पुत्र अमर सिंह राठौड़ के मध्य विवाद हुआ था। मतीरा मतलब वो खरबूजे की राड़ हुई है अपने राजस्थान में। दोराई का युद्ध मार्च 1659 में अजमेर में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया। पिलशुद्ध का युद्ध 1715 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने मराठों को पराजित किया। पिलशुद्ध कहाँ है? भीलवाड़ा में। सॉरी साथियों, पहले मंदसौर का युद्ध है। मंदसौर का युद्ध 1733 ईस्वी में मराठों ने सवाई जयसिंह को पराजित किया और 6 लाख रुपए युद्ध खर्चे के लिए। किसने लिए? मराठों ने लिए। किससे लिए? सवाई जयसिंह से लिए। ये पिलशुद्ध का युद्ध के बारे में अपने बात कर ली है। भीलवाड़ा में है पिलशुद्ध। आगे बात करते हैं मुकुंदरा का युद्ध। 1735 ईस्वी में मुकुंदरा में मराठों ने राजपूतों को पराजित किया था। गंगवाना का युद्ध 1741 ईस्वी में लड़ा गया। सवाई जयसिंह ने जोधपुर के अभय सिंह व नागौर के बखत सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया था। और गंगवाना कहाँ है साथियों? जोधपुर में है गंगवाना। राजमहल का युद्ध 1747 में टोंक में सवाई जयसिंह के पुत्रों ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को पराजित किया। ओके, आगे चलते हैं साथियों। मानपुरा का युद्ध 1748 ईस्वी मालपुरा अलवर में सवाई ईश्वरी सिंह ने मार्च 1748 में अहमद शाह अब्दाली की सेना को पराजित किया था। ठीक है ना साथियों। बगरू का युद्ध 1748 में माधव सिंह ने ईश्वरी सिंह को पराजित किया। और बगरू कहाँ है साथियों? जयपुर में है बगरू। बटवाड़ा का युद्ध 1761 में बटवाड़ा में कोटा के जाला जालिम सिंह की सेना ने जयपुर की सेना को पराजित किया। बटवाड़ा कहाँ है साथियों? बारा में है बटवाड़ा। तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 को दौसा के पास तुंगा में सवाई प्रताप सिंह ने विनय सिंह की मदद से महादजी सिंधिया को पराजित किया था। पाटन का युद्ध 20 जुलाई 1790 को महादजी सिंधिया ने सवाई प्रताप सिंह को हराया। महादजी सिंधिया की तरफ से लड़ रहे थे डी बोइन फ्रांसीसी और सवाई प्रताप सिंह की तरफ से लड़ रहे थे इस्माइल बेग। डंगा का युद्ध 10 सितंबर 1790 में डी बोइन के नेतृत्व वाली मराठा सेना ने जोधपुर के विजय सिंह को पराजित किया। और डंगा कहाँ है साथियों? मेड़ता। और मेड़ता अपने नागौर में है। लासवाड़ी का युद्ध 1 नवंबर 1803 में अलवर के पास लसवाड़ी में जनरल लेक ने पेशवा व सिंधिया की सम्मिलित सेना को हराया था। चंबल का युद्ध 8 जनवरी 1804 में जसवंतराव होलकर ने अंग्रेजी सेनानायक मेजर फ्रेजर को मारकर अंग्रेजी सेना को पराजित किया था। और यहीं पर राजस्थान में अंग्रेजों की प्रथम हार हुई थी। डिग का युद्ध दिसंबर 1804 में जसवंतराव होलकर ने अंग्रेजी सेनानायक मेजर फ्रेजर को मारकर अंग्रेजी सेना को पराजित किया था। सॉरी साथियों, वो ऊपर थोड़ी सी गलती हो गई। जनरल मानचुन की अंग्रेजी सेना को पराजित किया था ऊपर, वो देख लेना साथियों। थोड़ी सी गलती होना स्वाभाविक है। भरतपुर का युद्ध जनवरी 1805 में अंग्रेजों ने भरतपुर का घेरा डालकर अंत में जसवंतराव से संधि की। मांगरोल का युद्ध अक्टूबर 1821 में जाला जालिम सिंह ने टोड की सहायता से कोटा महाराव किशोर सिंह द्वितीय को पराजित किया था। मांगरोल साथियों कोटबारा में स्थित है। कोठारी का युद्ध इसी युद्ध को कुवाड़ा का युद्ध भी कहते हैं। 9 अगस्त 1858 जनरल रॉबर्ट्स की सेना ने तात्या टोपे को पराजित किया। और यह कोठारी सांगानेर कस्बे के पास स्थित है साथियों। तो आज का ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब अपन बात करते हैं फ्री पीडीएफ की। महत्वपूर्ण होगी। तो आइए शुरू करते हैं। अंग्रेजी यात्री रोल्फ पिच भारत कब आया था? तो वो 1591 में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत आने वाला पहला अंग्रेजी राजदूत विलियम हॉकिंस वह था। और 1608 में वह भारत आया था। तो वहीं अंग्रेजी राजदूत सर थॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात की
उसने 10 जनवरी 1616 को की और राजस्थान में मैगजीन के किले में की। उसी को हम अकबर का किला भी कहते हैं। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में स्थापित की थी और 1612 में स्थापित की थी। प्लासी का युद्ध। यह युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया, जिसमें क्लाइव की विजय हुई थी। बक्सर का युद्ध। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया और किन किन के मध्य लड़ा गया? एक तरफ तो था कैप्टन मुनरो और दूसरी तरफ बंगाल का मीर कासिम था, अवध का शुजाउद्दौला था और शाह आलम द्वितीय मतलब मुगल शासक, उनके मध्य हुआ था और इसमें कैप्टन मुनरो की विजय हुई थी। उसके बाद इलाहाबाद की संधि की गई थी 1765 में। किन किन के मध्य की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के मध्य। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर कब बना था? 1765 में बना था। भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण यह है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब उनके अंग्रेजों के जब रेगुलेटिंग एक्ट बनने चालू हुए थे, उसी समय से भारतीय संविधान का निर्माण भी चालू मानते हैं अपन। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, 1774 में हुई थी। फोक्स इंडिया बिल 1783 में आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का बिल है ये। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इस बिल में कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र कहा जाने लगा। जहाँ जहाँ कंपनी का शासन था उनको ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र कहते थे। और एक 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का गठन, कंपनी पर नियंत्रण के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया। और द्वैध शासन की शुरुआत। केंद्र में द्वैध शासन था, एक संसदीय बोर्ड करता था और एक कंपनी करती थी। संसदीय बोर्ड मतलब वो इंग्लैंड का था, इंग्लैंड की सरकार का बोर्ड था। तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ कब सौंपी गई थी? यह 1786 के अधिनियम से सौंपी गई थी। भारतीय राजस्व से बोर्ड सदस्यों और कर्मचारियों को वेतन दिया जाने लगा। यह नियम 1793 के चार्टर एक्ट से बना था। चाय और चीन इन सभी इनके छोड़ के बाकी सभी व्यापारिक एकाधिकार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो समाप्त कर दिए थे। कब किए थे? 1813 के चार्टर एक्ट से। और इसी एक्ट में कहा गया कि भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च करने होंगे कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार मतलब चाय और चीन को छोड़ के जो दूसरे पहले समाप्त किया था ना, अब चाय और चीन के भी समाप्त कर दिए। उसे मात्र राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्था बना दिया। तो वो 1833 के चार्टर एक्ट से बनाया था। और गवर्नर जनरल के सदस्य में चौथा सदस्य जोड़ा गया और चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ होना चाहिए था। तो पहला विधि विशेषज्ञ सदस्य कौन था? मैकाले था। तो वहीं मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, 1834 में किया गया था। लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर 1853 का चार्टर एक्ट आया था और यह ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम चार्टर एक्ट था। और इस एक्ट द्वारा 12 सदस्य वाला विधान परिषद का गठन किया, क्योंकि इसके बाद तो वो ताज का शासन आ गया था, मतलब इंग्लैंड का शासन आ गया था। कंपनी को 1858 में तो बिल्कुल समाप्त कर दिया था क्रांति के बाद। तो 1858 का अधिनियम यह 2 अगस्त 1858 को लागू हुआ था। तो इसमें थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो 1784 की द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया और लंदन में भारत की गृह सरकार स्थापित की। मतलब भारत के जो भी नियम होंगे लंदन से बनेंगे। और इसी अधिनियम के अन्य नाम जान लेते हैं। इसको विक्टोरिया घोषणा पत्र, इलाहाबाद घोषणा पत्र और शाही घोषणा पत्र भी कहते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम यह 1 अगस्त 1861 को लागू हुआ था। तो इसी अधिनियम से भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म हुआ था
और विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। मतलब सभी के लिए अलग अलग विभाग की स्थापना होने लगी और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने और विट्टो की शक्ति प्रदान की गई। विट्टो मतलब मैं मना करता हूँ, किसी अध्यादेश को रोक सकता है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, और इस अधिनियम में बजट पर बहस और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। और इसी अधिनियम को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने संसदीय प्रणाली की शुरुआत कहा था और इसी को हम प्रतिनिधित्वात्मक शासन की नींव का प्रस्तर भी कहते हैं। वहीं बात करते हैं मार्ले मिंटो सुधार की। इसको भारत परिषद अधिनियम 1909 भी के नाम से भी जानते हैं और इंडियन काउंसिल बिल के नाम से ब्रिटिश संसद में यह पास हुआ था 25 मई 1909 को और भारत में लागू हुआ 15 नवंबर 1909 को। और इसमें मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। मतलब कि ये एक तरह से सांप्रदायिक बिल था जिसमें फूट डालने के लिए लाया गया था। तो आगे बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की, और इसी को भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं। यह 1919 का बिल है और 23 दिसंबर 1919 को इसको स्वीकृति मिली थी और इसकी पृष्ठभूमि में होम रूल आंदोलन की भूमिका रही थी। उसकी वजह से यह बिल लाना पड़ा था, होम रूल आंदोलन की वजह से। तो इसी बिल के माध्यम से केंद्रीय कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी थी और इसी बिल से द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया गया, यानी कि प्रांतों में अब द्वैत शासन लागू कर दिया था। तो वहीं आगे बात करते हैं नरेश मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921 को हुई थी और इसका अध्यक्ष वायसराय था और इस नरेश मंडल में कुल 121 राजा उपस्थित हुए थे। तो एकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को अलग किया था 1924 में और 2017-18 में पुनः सामान्य बजट के साथ रेलवे बजट को पेश किया गया। तो वहीं जो प्रांतों में द्वैत प्रणाली का शुरुआत हुआ था 1919 से, उसका अंत हुआ शुरुआत 1 अप्रैल 1919 को हुआ था और 1935 के अधिनियम के तहत उसका अंत हुआ था 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। ठीक है ना, 1 अप्रैल 1937 को इसका अंत हुआ था 1935 के अधिनियम से। तो वहीं ली आयोग का गठन 1919 में किया गया था और इसी ली आयोग की सिफारिश पर यूपीएससी, जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, उसका गठन किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 यह 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ था और अभी का जो वर्तमान संविधान है, तो ज़्यादातर जो अनुच्छेद है इसी अधिनियम से उठाए गए थे 1935 के अधिनियम से। तो यह अधिनियम 1933 में तैयार श्वेत पत्र पर आधारित था और भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना इस अधिनियम के माध्यम से हुई थी और सबसे ब्रिटिशों द्वारा लाया गया सबसे बड़ा अधिनियम था, क्योंकि इसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी और 14 भाग थे। तो प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया था। आगे बात करते हैं संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई। अब बात करते हैं, थोड़ा आज़ादी की तरफ आते हैं। जब देश आज़ाद होने के करीब आ गया था और वहीं पर संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई थी, तो 34वां व अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन भारत कब आया था? 22 मार्च 1947 को आया था और इसने अपनी योजना की घोषणा की 3 जून 1947 को। तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था और थोड़े दिनों बाद 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में वो पारित भी हो गया था। तो वहीं संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग M.N. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय ने रखी थी, 1934 में रखी। नेहरू रिपोर्ट लखनऊ अधिवेशन में पेश की गई 10 अगस्त 1928 को और यह नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू।
संविधान निर्माण की प्रत्यक्ष मांग कराची अधिवेशन में रखी गई 1931 में रखी गई थी। तो वहीं जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग को फैजपुर अधिवेशन में मूर्त रूप दिया था 1936 में। वो फैजपुर अधिवेशन 1936 में हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग को लॉर्ड लिन लिथिगो ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार किया था 8 अगस्त 1940 को। तो वहीं क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में, पर यह मिशन फेल हो गया था। तो उसके बाद ब्रिटिशों द्वारा कैबिनेट मिशन दिल्ली भेजा गया था और वह 24 मार्च 1946 को भेजा गया था। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को पेश की थी। तो वहीं कैबिनेट मिशन में 3 जने आए थे ब्रिटिशों की ओर से, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे और एक एवी एलेक्जेंडर थे जो नेवी मंत्री थे ब्रिटिश सरकार के, और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंत्री थे ब्रिटिश सरकार के। तो संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। 296 सीट पर हुआ था, जिसमें 292 प्रांत थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। वो दिल्ली, कुर्ग, ऐसे कुछ बलूचिस्तान और एक कोई है, वो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। और इस चुनाव में 15 महिलाएं आई थी और शेड्यूल ट्राइब यानी कि जनजाति से 33 जने आए थे और शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, इससे 36 सदस्य आए थे। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। कार्यवाही दिवस तो क्या, दंगे ही थे। वो 16 अगस्त 1946 को हुए थे। अंतरिम सरकार का गठन कर नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया था 2 सितंबर 1946 को। मतलब संविधान लागू होने से पहले एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो वहीं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उस दिन वार था सोमवार और 11 बजे हुई थी। तो उसी दिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और प्रथम उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव, इनको बेनेगल नरसिंह राव भी कह सकते हैं। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने मंजूरी दी थी। वो 22 जनवरी 1947 को दी थी। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब वो प्रस्तावना, उसको मंजूरी मिली थी। संविधान सभा के चतुर्थ अधिवेशन में हंसा मेहता द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को किया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को और इसी प्रारूप समिति को हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कह सकते हैं और मसौदा समिति भी कह सकते हैं। प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो वहीं प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई थी, जो कुल 141 दिन तक चली थी और इस प्रारूप समिति ने संशोधित संविधान को संविधान सभा के समक्ष कब प्रस्तुत किया था? 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया था। तो वहीं बात करते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक की, और यह क्रमशः 166वीं बैठक थी और संविधान के कुल 12 अधिवेशन थे, तो यह 12वां अधिवेशन था। 12वें अधिवेशन में यह बैठक आयोजित हुई थी। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक आयोजित हुई थी संविधान लागू होने के 2 दिन पहले, जिसमें 299 सदस्य कुल चुन के आए थे संविधान सभा में, जिसमें से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और कुल 15 महिलाएं थी सदस्यों में, जिनमें से 10 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। तो वहीं महिलाओं की अध्यक्षा श्रीमती हंसा मेहता थी। अब बात करते हैं संविधान सभा के
वाचन के बारे में, तो संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। तो दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तो तीसरा वाचन हुआ था 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और इसी दिन संविधान को अंगीकार किया गया था। कब? 26 जनवरी 1949 को, जो अंतिम वाचन था उसी दिन, और उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1949 को थोड़े से अधिनियम लागू कर दिए गए थे, जैसे नागरिकता हो गया, ऐसे करके थोड़े बहुत अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए थे। बाकी पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन प्रथम बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव सर्वप्रथम लाया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 में, और उसको स्वीकृति मिली भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अब बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में थोड़े से। जो उस प्रस्तावना के लिए केस हुए थे, उनका जो मत दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में। तो बेरोबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव केस 1960 में हुआ था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मत दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो वहीं एक और मसला आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह 1973 में हुआ था विवाद, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मत दिया था कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं। तो वहीं प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और यह 42वां संविधान संशोधन, इसी को मिनी संविधान भी कहते हैं, और यह काफ़ी विवादास्पद भी रहा था। तो आज का जो क्लास है इतनी ही है। इसका एक और भाग हम लेकर आएंगे। एक भाग कह दो, भले 2 भाग कह दो, क्योंकि ऐसे संविधान वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है, तो एक ही वीडियो में आप भी बोर हो जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब बात करते हैं इसकी पीडीएफ की। इसकी पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न फॉर। नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्रम से, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो आज की अपनी ट्रिक है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणवनाथ की बेल से। ये तो हो गई अपनी ट्रिक। अब अपन राष्ट्रपति के बारे में, उनकी थोड़ी बहुत डिटेल उनके बारे में पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 2 बार रहा था, एक बार तो 1952 से 57 तक, और दूसरा 1957 से 1962 तक। और ये एकमात्र निर्वाचित और मनोनीत राष्ट्रपति थे, और इन्होंने 3 बार शपथ ली थी राष्ट्रपति पद की, और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा था। आगे बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 1962 से 67 तक इनका कार्यकाल रहा, और पहले गैर राजनीतिक और दार्शनिक राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा, और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और इनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हुई थी, और सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का रहा। वराह वेंकट गिरी, इनका 1969 से 1974 तक कार्यकाल रहा, और एकमात्र राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देकर फिर राष्ट्रपति बने थे। फखरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल 1974 से 77 तक रहा, और इन्हीं के कार्यकाल में आपातकाल लगा था, और इनके नाम सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने का रिकॉर्ड है, कुल 35 अध्यादेश जारी किए थे। नीलम संजीव रेड्डी, 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल रहा, और एकमात्र निर्विरोध चुने गए थे, और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह, इनका कार्यकाल 1982 से 87 तक रहा, और प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, और इनके द्वारा पहली बार डाकघर विधेयक पर विटो का प्रयोग किया गया। विटो यानी मैं मना करता हूं।
रामास्वामी वेंकटरमण, इनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक रहा और सबसे अधिक आयु के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 से 1997 तक इनका कार्यकाल रहा। के आर नारायणा, 1997 से 2002 तक कार्यकाल रहा और भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम, 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल था और प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति रहे थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल रहा और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही थी। प्रणब मुखर्जी, 2012 से 2017 तक इनका कार्यकाल रहा और पहले ये भारत सरकार के वित्त मंत्री भी रह चुके थे। रामनाथ कोविंद, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहा था और हाल ही में ये अभी रिटायर हुए हैं। तो इनकी जगह बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से प्रारंभ हुआ है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जानकारी के लिए इस चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।